मेहंदी प्रोग्राम में हर्ष फायरिंग में डांसर की पेट में गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र के जोगियाड़ा गांव में राम विनय सिंह के घर शादी में आयोजित हल्दी मेहंदी के प्रोग्राम के दौरान डांस प्रोग्राम चल रहा था। उसमें एक हर्ष फायरिंग में एक महिला डांसर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक डांसर की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुरा थाना क्षेत्र रहने वाली शानू खान के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा जिला के जाला थाना की पुलिस ने डांसर के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात जोगियाड़ा गांव में राम विनय सिंह के घर मेहंदी का कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर से 4 डांसर को बुलाया गया था। देर रात डांस के दौरान हर्ष फायरिंग किया जाने लगा। हर्ष फायरिंग में शानू खान डांसर को पेट में गोली लग गई। साथ में डांस करने आई डांसर रानी ने बताया कि वह अपने टीम के साथ 11 बजे मंच पर गए, तभी से लगातार फायरिंग की जा रही थी। लगातार मना करने के बाद भी लोग मंच पर और नीचे से फायरिंग कर रहे थे। इस दौरान एक गोली डांसर शानू खान के पेट में जाकर लगी, वह मंच पर ही गिर पड़ी। उसके बाद पंडाल में मौजूद सभी लोग फरार हो गए। मृतक डांसर की मां नजमा खातून ने बताया कि प्रभात सिंह नाम के व्यक्ति से ही डांस में जाने के लिए बुकिंग कराया था। हालांकि किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद प्रभात सिंह से शानू को धमकी भी दी गई थी। मृतका की मां ने बताया कि शानू खान की एक 6 महीने का बेटा है। इस संबंध में डीएसपी सदर ज्योति कुमारी ने बताया कि जोगियाड़ा गांव में हल्दी प्रोग्राम के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक डांसर की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। जोगियाड़ा जगह का नाम है जो जाले थाने अंतर्गत आता है। राम विनय सिंह के घर पे कोई फंक्शन था जिसमें 4 नर्तकी नृत्य करने आई थी। इन्हीं के द्वारा बताया गया कि 2:30 बजे के करीब गोली लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस बात का नहीं तथ्य आने के बाद ही बता पाएंगे, अभी कोई सही तथ्य आ ही नहीं रहा है सामने। हाँ तो बताएं, तो मौत हो चुकी है। कोई नहीं थे, हम लोग गए घटनास्थल पे, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा। हाँ, मृत्यु हो गई। ये तो अपने आप को मुजफ्फरपुर की बता रहे हैं, तब आएगा तब ना। हर्ष फायरिंग की घटना है, जोगियाड़ा जाले थाना अंतर्गत आता है। अभी इसकी तहकीकात जारी है। अभी तक हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं। अभी सही तथ्य सामने नहीं आ पाया। नर्तकी जैसा बता रही हैं 2:30 बजे की घटना है। बताएं तो हर्ष फायरिंग हुई 2:30 बजे बताया गया जैसा। तो सही तथ्य आएंगे तो आपको अपडेट कर देंगे। जी माता, ये बताइए जो लड़की मरी है उसकी आप माँ हुई, क्या नाम हुआ आपका? नजमा खातून। नजमा खातून। घर कहाँ हुआ? पक्की सराय 3 कोठिया। पक्की सराय 3 कोठिया। थाना मिठनपुरा। मिठनपुरा। तो क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि मेरी लड़की को प्रभात सिंह मतलब साटा में बुक करके ले गया था, और उसके बाद उसको पहले भी धमकी दिया था। और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुआ, कैसे उसको गोली लग गया। उसके गोदी में 6 महीने का बच्चा है। वो बच्ची का एक 6 महीने का छोटा बच्चा भी है। हाँ। कब शादी हुआ था? बोले यही 20 के उम्र में शादी हुआ था। 20 के। तो 1 साल पहले की 6 मतलब कितना? नहीं, 2 साल हो गया। 2 साल पहले 6 महीने का बच्चा भी है। जो लड़की मरी है उसको लड़का है ना? हाँ, लड़का है। तो और क्या कुछ प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं? कि उसको इंसाफ दीजिए। उसके छोटा बच्चा है, कोई देखने वाला नहीं है। हम माँ हैं, हम भी मुस्मात हैं। जी जी। आपके भी पति मरे हो? पति मर गए हैं। तो बच्ची जो है नैहरे में रहती थी? किसी हाँ, आई थी नैहरे में। ओ, नैहरे में जी। जी, आपका क्या नाम हुआ? घर कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर। थाना मिठनपुरा। गांव हम लोग का वहीं मुजफ्फरपुर पड़ता है। 3 कोठिया। 3 कोठिया। आप लोग की टीम में क्या आदमी है? हम लोग 4 लड़के से आए थे। 4 लड़की से आए थे। जिसको गोली लगा उसका क्या नाम है? शानू खान। और 2 लड़की और जो है उसका क्या नाम है? एक अंगूरी नाम है और एक अनिशा नाम है। आप लोग मुजफ्फरपुर से दरभंगा ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में आए थे। वहाँ फायरिंग का मामला समझ में आया, जिसमें एक की मृत्यु हुआ, शानू खान की मृत्यु हो गई। कैसे क्या घटना घटी है बताइए तो। घटना ये घटी कि हम लोग आए हैं तो हल्दी के फंक्शन में प्रोग्राम हुआ 11:30 बजे से स्टार्ट। 2 बजे जो हम लोग 2 मिनट के लिए बैठे हैं तो अगला बोला कि नहीं बैठना नहीं है, 2:30 बज गया है तो बंद करना है। तो हम लोग बोले 3 बजने वाले बंद कर देंगे हम लोग। तो बोला कि नहीं, 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू चालू रहेगा, तुम लोग लगातार 4 लड़के एक ही साथ करोगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है कर देंगे।
उसके हम लोग गए, फिर बोला गाना बजाने के लिए, तो फिर वहाँ सब अपना हथियार लेकर के फायरिंग वरिंग कर रहा था। तो फिर हम लोग अपना एंट्री करने लगे, उसमें फायरिंग हुआ, एक लड़की जो है कि गिरी सानू खान। फायरिंग की बात आप कर रहे हैं, कै राउंड फायरिंग हुआ होगा? उससे पहले से फायरिंग हम लोग गए थे तो फायरिंग कंटिन्यू चालू था। क्या बजे आप गए थे? हुआ होगा, हम लोग 11:30 बजे, वहाँ 11 बजे पहुँचे थे, 11:30 में स्टेज पे गए हैं। उसके बाद से 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट। 12 बजे से फायरिंग, तो कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? 10-12 बार हो ही गया होगा, क्योंकि पंडाल में पूरा में 6 थे। क्या बंदूक असलाहा की संख्या कितना थी होगी? 4-5 आदमी तो लिए हुए थे, और वहाँ वो क्या बोलते हैं कि 500 लोग थे, उन लोगों के पास ही था। 500 लोग के साथ सारे लोग फायरिंग कर रहे थे। 10-12 राउंड फायरिंग थे, उन लोग के पास ही फायरिंग था, वो सब भी कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। ये बच्ची को जो गोली लगी है, तो इसको कैसे गोली लगा? वो जैसे सब फायरिंग कर रहे थे, कुछ लोग स्टेज पे थे, कुछ लोग नीचे थे। इसके हम लोग को बोले डांस करने के लिए, गाना स्टार्ट हुआ, हम लोग डांस करना स्टार्ट किए। तो जैसे कि हम लोग चारों लड़के एक ही साथ बैठे हुए थे, जब थोड़ा सा नहीं अलग हुए, हम लोग अलग अलग हुए हैं, तो मेरे तरफ भी जो है कि सब ऐसे ऐसे कर रहा था ना, तो आया, तो हम बोले कि इस तरह से नहीं करिए आप लोग, इस तरह से नहीं कीजिए। तो वो हंसने लगा, हंस कर बोला कि ठीक है गाना बजाओ, इस समय से लोग कंटिन्यू नाचे थे। हम लोग बोले ठीक है करेंगे। उसके बाद जो है कि जैसे हम लोग इधर घूम करके अपना डांस के लिए स्टार्ट किए, वैसे ही फायरिंग हो रहा था, तो पहले से भी हो रहा था, हम लोग बोले चलो हो रहा है। लेकिन जब वो गिरी तो वो चिल्लाई एक लड़के की, सो अरे क्या हुआ? तो देखे कि जब हम पीछे घूमे तो देखे वो लड़के का ये वाला उंगली जो है पंखा में फंसा हुआ था। तो हम जब उसका उंगली निकाले हैं तो मेरा नजर उसके पेट पे पड़ा है, तो हम चिल्लाए कि इसको गोली लग गया। जब चिल्लाए तो वहाँ जो भी लोग थे सब भाग गए थे। वहाँ पे पुलिस मौजूद नहीं थी? नहीं, उसमें पुलिस मौजूद नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसमें एक बात और सामने आ रही है, यहाँ पोस्टमार्टम पे हम आए हैं, कुछ धमकी उनकी भी, जो सानू खान मरी है उसको धमकी उनकी भी दिए गए। जैसे वो बोल रही थी, जो लड़की मरी वो बोली थी कि प्रभात सिंह जो है वो उसको पहले से भी जानता है, तो वो बोली क्या कि हम प्रभात का काम नहीं लेना चाह रहे थे, सो कचरा उचरा बहुत होता है, पी वो लेता है, कचरा उचरा सब भी होता है, सो कोई ऐसा बात ना हो। तो हम उसको बोले थे कि तुमको इतना ही डर था तो तुमको इसका साटना नहीं लेना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं होता था, पैसा वापस करो चलो, उसको बोले थे कि चलो पैसा वापस करके चलो। अच्छा, वो बोली कि पैसा नहीं लिए हुए हैं, मात्र 2,000 रुपया दिए हुआ है, बाकी उसके यहाँ 13,000 का बाकी है, गाड़ी उड़ी सब ले करके। तो हम लोग बोले कि ठीक है बात कर लो, अगर पेमेंट देता तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो। तो वो बोली कि नहीं देखते हैं, कर लेते हैं, अगर ठीक ठाक रहा तो करेंगे, नहीं तो हम लोग निकल लेंगे। ये प्रभात सिंह कहाँ का रहने वाला है? मुजफ्फरपुर की दरभंगा? मेरे कांटेक्ट में नहीं। और सानू से कांटेक्ट था उसका? सानू से कांटेक्ट। तो धमकी की बात जो है वो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? धमकी उमकी का हम लोग को नहीं मालूम, इतना वो बोली थी कि वो प्रभात जो है पी लेता है, तो पी लेने के बाद जो है कचरा उचरा करने लगता है, ये बोली थी कि पैसा वैसा नहीं देगा, ड्रामा करेगा। तो हम बोले थे उसको कि पहले उससे पैसा ले लो, वो भी कम किए हुआ है तो पहले पैसा वैसा उससे ले लो। लेकिन ये नहीं मालूम है कि प्रभात सिंह है कहाँ? उसका घर कहाँ ये हमको नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। अच्छा, हम जब भी मिले 2-3 बार मिले हैं उससे प्रोग्राम में, तो सानू ही हमको लेके गए थे उसके प्रोग्राम में। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोग प्रोग्राम जो ऑर्केस्ट्रा कर रही थी दरभंगा जिला में कहाँ पे? जाले गांव में था, जाले मतलब जाले था, और जाले से और अंदर में गांव में था। जाले जोगियारा गाँव? जाले जोगियारा नहीं, 2,000 रुपया दिए हुआ था, 2,000 सिर्फ दिए हुआ था, 13,000 रुपया बाकी। जाले जोगियारा आप लोग कर रहे थे? जिसके दरवाजा पे गए थे उसका भी हम लोग को नहीं पता। जिसके दरवाजा पर गए हैं उसका भी क्योंकि हम गए थे सानू के थ्रू, सानू गई हुई थी वो उसके थ्रू, प्रभात के थ्रू। प्रभात के थ्रू, मतलब दरभंगा में ऑर्केस्ट्रा में आप लोग आए हैं? हम लोग को पैसा वैसा भी नहीं मिला हुआ था, तो हम लोग बोले भी थे उसको 2:30 बजे कि पेमेंट क्लियर, तो बोला कि ठीक है 4 बजे प्रोग्राम बंद होगा, उसमें पेमेंट क्लियर कर देंगे। आपका क्या नाम हुआ? रानी। और 2 लड़की जो है उसका क्या एक का नाम अंगूरी, एक का नाम निशा, एक जिसका गोली लगा उसका नाम सानू। सबका एड्रेस सेम है? जी सेम। मुजफ्फरपुर कौन गाँव? तीन कोठिया थाना मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, सब लोग एक ही गांव के हैं। अच्छा, एक बात और ये बताइए, जो लड़की है जो मरी है उसकी 6 माह की बच्ची भी है? जी, बेटा है। कुछ दिन पहले शादी हुआ था। किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा के लहरिया स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में रविवार को। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी के द्वारा दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अन्य कई गणमान्य अतिथियों के साथ साथ स्कूल के सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं एवं अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौके पर कैंसर अस्पताल के संस्थापक सीईओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, यूनिवर्सिटी के कुलपति समीर वर्मा, इनके अलावा किड्स हेवन सेकेंडरी स्कूल के चेयरमैन अमन कुमार पाठक, आनंद मूर्ति मलिक और भी कई लोग मौजूद थे। एनुअल फंक्शन के मौके पर बोलते हुए बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बच्चों की प्रथम पाठशाला घर होती है। जब उसका जन्म घर में
होता है और उसके बाद उनकी पाठशाला वहीं से प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद बच्चे विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में आने के बाद बच्चों को निश्चित रूप से उनको संस्कार, अध्ययन, पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिलता है। मंत्री ने कहा कि छात्रों को चाहिए कि जीवन का लक्ष्य निर्धारित करे कि हम जीवन में क्या बनना है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और भी कई महत्वपूर्ण बातों को रखा उन्होंने। विद्यालय के चेयरमैन अमन कुमार पाठक ने कहा कि वर्ष 2012 में स्कूल शुरू हुआ था। यह हमारा 13वां वर्ष है। आज की डेट में 10वीं तक के बच्चों का एजुकेशन दिया जा रहा है। आज K7 सेकेंडरी स्कूल के वार्षिकोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम में रूप में आनंद कैंसर अस्पताल के संस्थापक CEO डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, अभिभावक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आदरणीय समीर वर्मा जी, अमन कुमार पाठक जी, आनंद मूर्ति मल्लिक जी उपस्थित यहाँ अभिभावक, आज इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव के अवसर पर आप सभी आए और मुझे भी आमंत्रित अमन जी ने किया। बच्चों की प्रथम पाठशाला घर होता है। जब उस घर में जन्म लेते हैं और उसके बाद उनकी पाठशाला वहीं से प्रारंभ हो जाती है। बच्चों को कैसा संस्कार घर में मिलता है, उसमें बच्चों का भविष्य बहुत कुछ निर्भर करता है। उसके बाद बच्चे विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में निश्चित रूप से उनको संस्कार, अध्ययन और पढ़ाई लिखाई करने का अवसर मिलता है। और इस वर्तमान समय में जो तकनीक है उसका बड़ा रोल है, और अगर सही से तकनीक का इस्तेमाल न करें तो लगता ही नहीं है जीवन में कुछ है कि नहीं है। और इसमें विद्यालय की भूमिका बहुत कुछ बढ़ जाती है कि कैसे उनका संस्कार अच्छे से हो, कैसे विद्यालय में पठन पाठन अच्छे से हो। नहीं तो आजकल तकनीक के कारण जो सोशल मीडिया है या बाकी कुछ है, उसका सही और सकारात्मक उपयोग घर में भी होना चाहिए और विद्यालय में भी अच्छे से संस्कार और शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। मैं एक बात प्रत्येक विद्यालय के कार्यक्रम में बोलता हूं कि अगर मुझे घर का रास्ता पता है तो हम लोग आसानी से अपने घर पर पहुंच जाते हैं, और घर का रास्ता नहीं पता है तो फिर घूम घुमा के घर पे पहुंचते हैं। इसी तरह बच्चों को भी अपना भविष्य का रास्ता पता होना चाहिए कि हम भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। जीवन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हम जीवन में क्या बनना चाहते हैं, और वो भी जीवन में लक्ष्य जो है ऊंचा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि अच्छे अंक अगर मिल जाए तो हमारा बच्चा बहुत टॉप कर जाएगा। आजकल पढ़ाई लिखाई के अलावा भी बहुत सारे, चाहे वह तकनीक हो, चाहे खेल हो, चाहे संस्कृत के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, उस क्षेत्र में भी अगर आप सही से जाना चाहते हैं तो अपने जीवन में बहुत उच्चतम ऊंचाई तक भी पहुंच सकते हैं। तो मैं बता रहा था जीवन का लक्ष्य जरूर निर्धारित होना चाहिए, और वो भी ऊंचा लक्ष्य। और ईमानदारी से अगर तो लक्ष्य के निर्धारण के लिए अगर ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो हमारे लक्ष्य को कोई पूरा होने में रोक नहीं सकता है। और बच्चों पर बहुत दबाव भी रहता है, पिताजी का प्रेशर, अभिभावक का प्रेशर, एग्जाम है, ज्यादा से ज्यादा नंबर आना चाहिए। एकदम सब अभिभावक अपने बच्चे को टॉप ही देखना चाहते हैं। बच्चों पर दबाव मत बनाइए। बच्चे जिस क्षेत्र में करना चाहता उस क्षेत्र में उनको बढ़ाइए, और निश्चित रूप से बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में होगी और उस क्षेत्र में अगर आप सहयोग करेंगे तो बच्चे उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचेंगे। इसमें कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो मुझे आज व्यक्तिगत रूप से मेरे घर में निजी काम है, और मैंने निर्णय लिया था कि आज घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे परिवार ने कहा था कि फलना डेट में आपको नहीं जाना, लेकिन अमन जी का आग्रह था, इसलिए मैं 15-20 मिनट के लिए घर से आया हूं। इसके लिए मैं बीच में ही यह वार्षिकोत्सव छोड़ के जाना चाहता हूं। मैं विद्यालय के प्रबंधक से भी, आप सभी अभिभावकों से भी मैं क्षमा याचना करता हूं, लेकिन यह विद्यालय, मुझे जहां तक जानकारी है,
अच्छे विद्यालय, शहर के इने गिने विद्यालयों में यह विद्यालय और अच्छे संस्कार युक्त शिक्षा भी इस विद्यालय में दी जाती है। लेकिन आजकल अभिभावक हम लोग सोशल मीडिया पर बहुत लिखते हैं, आपके विद्यालय के बारे में नहीं, अन्य निजी विद्यालय के बारे में, क्या हो गया, क्या किताब का क्या रेट है, पोशाक का क्या रेट है। ये मतलब जो एकदम लगता है सोशल मीडिया पर जो है ये तो मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, जो निजी विद्यालयों के बारे में जो हम लोग को सोशल मीडिया पर या अन्य मीडिया पर जो सुनने को और देखने को मिलता है वह निश्चित रूप से आपका नहीं देखने को मिलता होगा। तो अब ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर से सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामना और निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को चुनकर उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। और एक बच्चा अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है तो वो तो काबिले तारीफ होता ही है, उनका परिवार, पूरा समाज। ऐसे कई बच्चे हैं जो आगे बढ़े तो दरभंगा और मिथिला और राज्य का भी नाम रोशन हुआ है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना, आप अपने जीवन के उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंचे और दरभंगा और मिथिला का जरूर नाम रोशन करें। एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए निदेशक अमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अभिभावकों को और उनके बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामना। मूल्यों पे चल रही है। 2023 में हमने अपने सपनों को विस्तार दिया और शुरू किया सेकेंडरी सेक्शन, किड्स 7 सेकेंडरी स्कूल, जहां सिर्फ शिक्षा सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं रहा बल्कि हमने फ्यूचर रेडी बनाया। हमारी नजर में शिक्षा बुकिश नॉलेज नहीं बल्कि चरित्र निर्माण, अनुशासन, सामाजिक दायित्व की भावना का विकास है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हमने अपने स्कूल में एकेडमिक्स के साथ साथ म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट्स के अलावा टेक्नोलॉजी में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, कोडिंग, स्टेम लर्निंग, यानी कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ संस्कार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, डिजिटल अवेयरनेस और साथ ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो जीवन भर साथ रहे बच्चों के, ये हमारी प्रायोरिटी रही है। हमारे स्कूल के बच्चों ने हमेशा से ही एकेडमिक्स के साथ साथ कल्चरल, स्पोर्ट्स और सोशल एक्टिविटीज में सहभागिता उनकी रही है। विगत वर्ष भी हमारे छात्रों ने शिक्षा, खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत प्रदर्शन किया है, जिसके लिए वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मेरी नजर में हमारी सफलता, बड़ी सफलता न सिर्फ ओलंपियाड मेडल्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट या एग्जीबिशन है, आंखों में मुझे दिखता है और वो मुस्कान है जो हर बच्चे के चेहरे पे खिलती है। हमारा प्रेरक मंत्र है शाय विद्या विमुक्तये, यानी हर शिक्षा का चरित्र निर्माण। हमारे विद्यालय का उद्देश्य केवल अंकों की होड़ ही नहीं बल्कि एक संतुलित और सर्वांगीण विकास है। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र एक जिम्मेवार नागरिक बने और देश और समाज के उत्थान में योगदान दें। आदरणीय अभिभावकगण, आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके साथ के बिना ये यात्रा बिल्कुल संभव नहीं था और आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम हर साल कुछ और बेहतर करने की होड़ में होते हैं। हमेशा हम लोग प्रोत्साहित करते रहते हैं अच्छे कार्यों के लिए। ये हमेशा अच्छे कार्यों में लगे भी होते हैं और ये स्कूल है इतने कम समय में मानक पर काफ़ी खरा ही उतरा है। इसकी प्रतिष्ठा काफ़ी बड़ी है, लोग इस स्कूल की तारीफ करते हैं। मैं अमन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपने सकारात्मक कार्य के लिए। थैंक यू। शांति समिति सदस्य लहरिया सराय थाना दरभंगा की ओर से आज रविवार को शांति समिति के कई सदस्यों को परिचय पत्र कार्ड वितरण किया गया। लहरिया सराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार द्वारा यह शांति समिति के सदस्य का कार्ड उनके हाथों में दिया गया। 33 में से 11 स्थायी शांति समितियों को परिचय पत्र देकर सम्मानित किया। हमारे चैनल के संवाददाता सरफराज आलम ने लहरिया सराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि रामनवमी के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक में
शांति समिति के सदस्यों द्वारा यह बताया गया था कि पूर्व में भी आई कार्ड का वितरण किया गया था, वर्तमान में भी वितरण किया जाए। थाना अध्यक्ष ने कहा, यह बात हमें अच्छा लगा और हमने सोचा कि इन लोगों को शांति समिति का कार्ड देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह पर जब समस्या उत्पन्न हो जाती है तो शांति समिति के सदस्य पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर पता नहीं चल पाता कि भीड़ में शांति समिति के सदस्य कौन है या नहीं है। इसलिए कार्ड होने पर शांति समिति के सदस्यों को काफी सुविधा होगी। वहीं पार्षद सह अध्यक्ष जिला मोहर्रम कमेटी डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि लहरियासराय थाना इंस्पेक्टर द्वारा स्थायी शांति समिति परिचय पत्र बनाकर सम्मानित किया गया है, जिससे यह साबित हो गया कि अगर आप सच्चे मन और लगन से अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में जागरूक रहते हैं तो आपको प्रशासन हमेशा सम्मान देती रहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन एवं समाज के बीच को जोड़ने के लिए शांति समिति सदस्य ही एक डोर का काम करती है, जिससे समाज में उपद्रवियों का पहचान होता है एवं शांति व्यवस्था कायम करने में पुलिस प्रशासन को भरपूर सहयोग मिलता है। वहीं अशोक नायक का कहना था कि इसी तरह से दूसरे थानों में भी शांति बहाल करने वाले व्यक्तियों को भी परिचय पत्र निर्गत कर सम्मान देना चाहिए। दूसरी तरफ अधिवक्ता प्रधान किशोर का कहना था कि अभी 33 सदस्यों में से सिर्फ 11 सदस्यों को ही परिचय पत्र निर्गत किया गया है, बाकी शांति समिति सदस्य को भी परिचय पत्र निर्गत किया जाएगा। परिचय पत्र पाने वालों में मुख्य रूप से डॉक्टर मुन्ना खान, अशोक नायक, एडवोकेट प्रधान किशोर, पूर्व पार्षद अशोक कुमार, सुनीति रंजन दास, आरजू रऊफ इत्यादि लोग मौजूद थे। शांति समिति के सदस्यों का कार्ड प्राप्त करने वाले कई सदस्यों से हमने बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको सुना रहे हैं। आज लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत जो शांति समिति के सदस्य हैं उनको कार्ड वितरण किया गया, परिचय पत्र, क्या उद्देश्य है? जी हाँ, रामनवमी के शुभ अवसर पर शांति समिति की बैठक में शांति समिति के सदस्यों के द्वारा ये बताया गया था कि पूर्व में भी आई कार्ड का वितरण किया गया था, वर्तमान में आई कार्ड का वितरण किया जाए। तो उनकी बात अच्छी लगी और मुझे लगा कि पर्व त्यौहार में तो सब लोगों को आई कार्ड बनता ही है, लेकिन जो हमारे अस्थायी रूप से शांति समिति के सदस्य हैं उनको अलग से एक कार्ड इशू होना चाहिए जो उनके पास अस्थायी रूप से रहेगा। इसी विचार को लेते हुए आज हम लोग जो भी शांति समिति के सदस्य हैं उनको अस्थायी रूप से आइडेंटिटी कार्ड वितरण किए हैं। किस तरह का उपयोग इस कार्ड का ये लोग कर सकते हैं? इसका उपयोग इसका वितरण इसलिए किया गया है, इसके पीछे कारण ये है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम्स होता है और जब ये लोग सिविल में रहते हैं, हम लोग तो वर्दी में रहते हैं, तो ये हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये उपद्रवी हैं या फिर आम जनता हैं या फिर शांति समिति के सदस्य हैं। तो जब भी इस तरह का कोई माहौल बिगड़ता है, कुछ उपद्रव वगैरह होता है और हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शांति व्यवस्था के लिए वहाँ उपस्थित रहते हैं, तो इनकी पहचान हो सके दूर से ही कि ये शांति समिति के सदस्य हैं, इसका मात्र उद्देश्य ये है। कितने लोगों के लिए ये परिचय पत्र बना है? ये 33 कार्ड बनाया गया है। आज हम लोग 11 को वितरण कर रहे हैं, 2 दिन के बाद फिर 11 को, फिर अगले 2 दिन के बाद 11 को वितरण किया जाएगा। क्या कहेंगे, लहरियासराय थाना दरभंगा की ओर से ये वितरण किया जा रहा है, इस तरह का वितरण और भी क्या दूसरे थानों में भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? जी हाँ, इस तरह की चर्चा हुई है और जो जिला शांति समिति सदस्य हैं उनको भी जिला के लेवल से भी कार्ड मिलने वाला है, जैसा कि रामनवमी के ही शांति समिति के बैठक में चर्चा हुई थी। क्या कहेंगे, शांति समिति का आज आप लोग को जो परिचय पत्र वितरण किया जा रहा है, कितनी खुशी है इसको लेकर? देखिए, आज जो लहरियासराय थाना स्तर से शांति समिति के सदस्यों को आई कार्ड दिया जा रहा है, यह आई कार्ड जो है समाज के बीच में अगर किसी तरह की कोई घटनाएं घटती है, वहाँ हम लोग अगर पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पहचान नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह आई कार्ड जो सामने लगा रहेगा, इससे पता चलेगा कि ये भी शांति समिति के सदस्य हैं और हम लोगों के बीच में जो ये खड़े हुए हैं शांति वातावरण बनाने के लिए, और ये भी जो है सो थाने का एक अंग बन करके यहाँ पर आने का काम किया है। और यह जो कार्ड है निश्चित तौर पर बहुत अच्छी पहल है और इस कार्ड का जो भी सदस्य को मिला है उसको सदुपयोग करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कार्ड का अगर दुरुपयोग करेंगे तो उसके कार्ड को निष्कासित भी कर दिया जाएगा, विभागीय कार्रवाई भी किया जाएगा और हम लोग समाज के बीच में सामाजिक एकता
आपसी भाईचारा बनाने में ईमानदारी के साथ काम करते थे और आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। तो दरभंगा एक शांति देने का काम करता है, शांति का संदेश हमेशा दिया है। आगे बढ़ चढ़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा नाम अशोक नायक है और जिला शांति समिति के सदस्य हैं और लहरियासराय थाना शांति समिति के भी सदस्य हैं, क्योंकि इस थाने के अंतर्गत मेरा घर भी है और हम लोग मिलजुल करके सब कोई काम करते हैं। कितनी खुशी है आज? काफ़ी खुशी की बात है कि एक आई कार्ड मिला है, ये खुशी की बात है। लहरियासराय थाना दरभंगा की ओर से आज समिति का कार्ड आज लहरियासराय थाना क्षेत्र शांति समिति जो बहुत वर्षों से संचालित है यहाँ, उसकी मांग रही है खास करके सदस्यों की कि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, कोई पहचान सड़क पर नहीं रहती है, तो एक आइडेंटिटी कार्ड थाना की ओर से मिलना चाहिए। तो सदस्यों की मांग के अनुरूप थाना अध्यक्ष महोदय ने एक बेहतरीन कार्ड का निर्माण किया है, बनाया है, जो आज वितरित किया जाएगा। इसमें अभी जो सक्रिय लोग हैं उनका बना है, बहुत सारे सदस्यों का छूट भी गया है। कितनी खुशी है इसको लेकर? तो जैसे जैसे आएगा नाम वैसे वैसे बनता रहेगा कार्ड। जो शांति समिति का जो काम है थाना क्षेत्र के अंदर, वो काफ़ी मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा और लोग अपने इलाके में अपने ढंग से सांप्रदायिक सद्भाव बनाने में, समतामूलक समाज बनाने में लोग अपना योगदान करेंगे और उचक्के लोगों पर भी नज़र रखते हुए और ख़ास करके आजकल जो धंधेबाज है, दारूबाज हैं, ऐसे ऐसे लोगों पर भी लोग नज़र रख करके थाना को सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। बना रहे इसकी जवाबदेही शांति प्रहरी की हैसियत से शांति समिति सदस्यों को तो है ही, आज के उनको प्रतीक के रूप में रखा जाएगा। ये बनाई गई है, होगा दुरुपयोग होने पर कार्रवाई भी होती है, इसलिए इसके इसी भावना से ये है। मैं श्याम किशोर प्रधान, पूर्व ब्लॉक अभियोजक दरभंगा। आप लोग को जो शांति समिति का परिचय पत्र दिया गया है थाना अध्यक्ष के द्वारा, कितनी खुशी है इसको लेकर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे थाना अध्यक्ष हैं भाई दीपक कुमार जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने हम लोगों को एक पहचान दे दिया कि आप सिर्फ ऐसे ही नहीं रोड पर हैं। मैं एक ऐसा कार्ड दे रहा हूं जो ये आपके लिए परमानेंट है, क्योंकि आप समाज के बीच में पुलिस और जनता के बीच में आप समन्वय बनाते हैं और शांति के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं। तो इसीलिए हम लोग को आज ये कार्ड इन्होंने उपलब्ध कराया है। दूसरी बात कि आप लहरियासराय थाना में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह से शांति समिति के लोगों को बुला करके खुद अपने हाथ से पहना रहे हैं। मैं जितना भी इनका धन्यवाद व्यक्त करूँ ये कम है। और अभी जो थाना में जो वाकई जो पुलिसिंग होती है, ये दीपक कुमार जी ने बताया कि देख लीजिए पुलिसिंग ऐसी होती है, इसके लिए ये हमेशा बधाई के पात्र हैं। कितनी खुशी है इसको लेकर? सर खुशी तो ये देखिए कि बैच ये मिल गया, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक चीज़ का प्रतीक हो गया कि हम शांति समिति में के जो हम लोग काम करते हैं, जो बिना बैच के पहले आते थे, अब ये होगा कि अब दूर से ही पहचान में आएगा कि लहरियासराय थाना के अंतर्गत हम लोग शांति समिति के मेंबर हैं और कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग इनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष। आज लंबे अरसे के बाद हम लोगों को लहरियासराय के थाना अध्यक्ष माननीय दीपक जी के द्वारा शांति समिति का परिचय पत्र निर्गत किया गया। इसके लिए काफ़ी खुशी है, क्योंकि यह परिचय पत्र हमको कोई मॉब हो, भीड़ हो, दंगा हो या किसी तरह का कोई अगर घटना घटे तो उसमें शांति समिति की हैसियत से जब हम लोग वहाँ पहुँच करके रोकथाम करेंगे, जो अमन चैन की व्यवस्था रखेंगे, उसमें जो लोग अगर नहीं पहचानेंगे तो परिचय पत्र के माध्यम से पहचानेंगे कि ये लोग जिला शांति समिति के सदस्य हैं। इसके लिए मैं माननीय दीपक बाबू को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह पहली कदम उठाई गई
जिसके लिए हम जिला शांति समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। अपना परिचय दें। सुनीति रंजन दास, जिला शांति समिति सदस्य दरभंगा। आज जो परिचय पत्र आप लोग को मिल रहा है शांति समिति की ओर से लहरियासराय थाना में, सरकार की एक व्यवस्था है कि एक शांति व्यवस्था के लिए समाज और पुलिस के बीच में, समाज के अंदर एक शांति समिति के गठन हुई। उसके तहत हम लोग हमेशा लहरियासराय थाना के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो शांति समिति के हम जो एक्टिव सदस्य हैं उस रूप में हम इस बार हमको कार्ड मिल रहा है और मैं जिला शांति समिति का भी सदस्य हूँ और वार्ड 42 के पूर्व पार्षद हूँ। एक अच्छी पहल है क्योंकि पुलिस के साथ जो सामाजिक व्यवस्था को शांति सद्भाव बनाने रखने के लिए शांति समिति का भी बहुत सदस्य का बहुत बड़ा दायित्व होता है। इस तरह से जाएंगे अगर कहीं शांति भंग होता है, शांति व्यवस्था काम करने के लिए किस तरह का सहयोग? ये कार्ड का मेन आया जो इसका बराबर मांग हुआ कि कभी कभी कहीं कुछ तरह की घटना होती है तो थाना प्रभारी और पुलिस तो जाती है, लेकिन कभी कभी जो अतिरिक्त बल रहते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये शांति समिति के सदस्य, उस समय शांति समिति के सदस्य के साथ कोई दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए पहचान करने के लिए भी ये शांति समिति के सदस्य, इसलिए कार्ड की मांग हुई थी और कार्ड इश्यू हुआ। ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन ये तो सरकार की नियम है, चाहे किसी भी पद पर कोई रहे, अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तो उसको नियम के तहत उसको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि हमारे कोई सदस्य इस तरह का करेंगे, क्योंकि उनको अपनी मर्यादा को ख्याल रखना पड़ता है और एक अच्छी पहल है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी और हमारे लहरियासराय थाना के जो प्रभारी और एसपीडीएम को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूँ। अशोक कुमार, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 42, शांति समिति के सदस्य, लहरियासराय थाना, जिला शांति सदस्य, जिला दरभंगा। संविधान बचाओ देश बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बैनर तले अभियान के संयोजक सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू के मिर्जा हयात बेग स्थित आवासीय कार्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नफीसुल हक ने बताया कि जिस तरह से हजारों अमन पसंद लोगों ने इस चिलचिलाती धूप में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जोरदार प्रदर्शन में भाग लेकर वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन को सफल बनाया। नफीसुल हक ने कहा कि संशोधन बिल के खिलाफ हमने दरभंगा की लाखों अमन पसंद जनता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। यह कानून न केवल मुस्लिम समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है। यह सरकार आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के इस काला कानून के खिलाफ हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने बताया कि हमारी आवाज संसद में भले ही दब गई हो, लेकिन न्यायालय में हमारी लड़ाई जोर शोर से जारी रहेगी। हमें जदयू और टीडीपी जैसे पार्टी से हमें उम्मीद थी। उन्होंने भी सत्ता के लिए अन्याय का साथ दिया। कभी एनआरसी, 3 तलाक, अब वक्फ बिल, सरकार लगातार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने आगे बताया 17 अप्रैल को केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भी इस कानून को संवैधानिक वैधता को लेकर आश्वस्त नहीं है। 5 मई को इस याचिका की अगली सुनवाई होगी, जिसमें नफीसुल हक रिंकू दरभंगा के अमन पसंद नागरिकों की आवाज बनकर सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। अधिवक्ता मुमताज आलम ने कहा, सरकार को वक्फ की धार्मिक और सामाजिक उपयोगिता की कोई समझ नहीं है। यह कदम सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। समाजसेवी रुस्तम कुरैशी ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि दलितों, पिछड़ों और तमाम अल्पसंख्यकों की भी है। आज मुसलमानों की संपत्तियों पर नजर है, कल किसी और की बारी आएगी। रियाज खान कादरी ने कहा, हम सड़क से संसद और न्यायालय तक इस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। इस देश के हर मुसलमान और संविधान को मानने वाले को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। जो भी फैसला करेंगे मुसलमानों के हक और सही के में ही करेंगे और हम जीत कर दिखाएंगे। मौके पर कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत 12 अप्रैल को जिला घाट से धरना स्थल तक एक विशाल विरोध जुलूस जो है आपको वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ निकला। सैकड़ों लोग, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, उस दिन उस लाखों लोगों के चेहरे पर मायूसी और लेकिन हिम्मत के साथ उस जुलूस का हिस्सा थे। केंद्र सरकार के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, अपना काले कानून से अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उसी दिन सोच लिया था, और जितने भी यहाँ हमारे
मेरे जितने बड़े सरपरस्त हैं, संरक्षक लोग हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ देश बचाओ, सारे लोगों से मशवरा गुफ्तगू होने उन्होंने कहा कि नहीं, एक याचिका जो है दरभंगा जिला से भी सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं इन सब लोगों के मुताबिक जो है वहाँ अपनी याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट गया था। मैं अफसोस आता है इस केंद्र सरकार पे। देखिए, जिस दिन हम लोग कोर्ट में थे उस दिन सब लोगों का था कि चलिए एक दरभंगा से भी एक याचिका आई है, बहुत बड़ी बात। तो मैं उन सारे लोगों का जो लोग उस चिलचिलाती धूप में खड़े थे, मैं उन सभी लोगों के साथ, हमें कहा ये आवाज़ जो है यहाँ तक नहीं चुपनी चाहिए, ये आवाज़ दिल्ली के कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, हम पूरे सर्वोच्च न्यायालय से हम लोग पूरी उम्मीद है कि आप देखिएगा सरकार के पास आवाज़ नहीं, उस दिन जवाब नहीं था। जो उन्होंने कानून बनाया उसके लिए उनके पास जवाब नहीं था कि उन्होंने 7 दिन का कोर्ट से जवाब टाइम ले लिया। ये अफसोस की बात है। ये असंवैधानिक कानून जो हम लोग शुरू से आप लोग कहते हैं कि लगातार, खास तौर से माइनॉरिटी को लगातार जो है टारगेट केंद्र सरकार अपने वोटरों को खुश करने के लिए जो है, खास तौर से एक विशेष समुदाय के मुसलमानों को तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का कानून लगातार बनाती है। आपने देखा होगा जैसे CA NRC हुआ, उसके बाद 3 तलाक, अब वक्फ संशोधन कानून। ये सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर जो है बार बार हमला करना, ये अपने वोटरों को खुश करने के लिए पूरी प्लान, इनका बस ये मंशा है कि हमारे वोटर्स खुश रहें। मैं कहना चाहूँगा आज ये सरकार कहती है कि हम मुस्लिमों के हक के लिए ये वक्फ कानून लाए। ये आज मुस्लिम प्रेमी हो गए, जिनके लोकसभा में एक सांसद नहीं है, और ये आज मुस्लिम प्रेमी होने की बात करते हैं कि ये सरकार के मुस्लिमों के लिए। आप हमको छोड़िए, आप हम लोगों के लिए इतने प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग अपना जितना भी हम लोगों का अपना जो स्वतंत्र संवैधानिक अधिकार है और जो संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना इस देश में रहते हैं, आप गौर कीजिएगा कि कहते हैं कि मुसलमानों का अधिकार, हम आज भी देश के हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी, चाहे वो हमारे अशफाकुल्लाह खां हो या वीर अब्दुल हमीद हो, ऐसे और अब्दुल कलाम आजाद, ऐसे हजारों लोग जो देश में, हजारों लोग देश के हर जगह देश के लिए खड़े रहे, लाखों कुर्बानियां दी। लेकिन इन लोगों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। अपने आप को बस ये सिर्फ एक हम लोगों को टारगेट करके, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके जो है परेशान करने का काम किया जा रहा है इस देश में केंद्र सरकार के द्वारा। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अब इन लोगों का नंबर है कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही किया जाए, ताकि इन लोगों का जो अपना वोट बैंक, ये सारी सरकार, केंद्र सरकार RSS के फुल्ली एजेंडे पर चल रही। उनके एजेंडे में इनको न संविधान से मतलब है, न इनको न्यायालय से मतलब है। अब न्यायालय के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, इनके पार्टी के लोग। अब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें दरभंगा शहर के उन सभी लोगों की आवाज़ बनकर फिर 5 अप्रैल को जो डेट है, पुनः मैं दरभंगा शहर के जो इतने भी अमन पसंद आवाम है, जो देश की एकता अखंडता विश्वास रखते हैं, मैं उनकी आवाज़ बनकर फिर 5 मई को सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहूंगा। और मुझे न्यायालय से, देश की न्यायालय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि जैसे केंद्र सरकार ने जो ये नापाक साजिश के तहत जो ये कानून बनाया है, इसके खिलाफ हम लोगों के पक्ष में डिसीजन आएगा। पूरी उम्मीद के साथ हम लोग है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहेंगे सरकार की इस नापाक साजिश को। और लगातार सरकार अगर इस तरह के कानून लाएगी तो हम लोग संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग अब शांत बैठने वाले नहीं है, अपनी आवाज़ सर्वोच्च न्यायालय जो है वहां तक ही पहुंचाने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि कई याचिका गई है, उसमें आपकी याचिका को क्या एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्या उस पर सुनवाई होगी? जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उस दिन था, CJI ने कहा कि जो 5 ही याचिकाओं पर, सबकी जितनी भी याचिकाएं हैं, सबका मुद्दा एक ही था। तो कहा सब मैं सुनूंगा, 5 ही, आप उनमें से जो मुख्य पॉइंट है सब आप उनको निकाल लें और सबको उन्हीं के साथ ऐड कर लें, और वो सब लोग वहाँ, चूंकि सुनना ही 5 सब उनके साथ ऐड होकर सब जाएगा। तो मेरी याचिका भी एक्सेप्ट हो गई। और ये हमारी याचिका नहीं है, दरभंगा जिला के अमन पसंद लोगों की याचिका
याचिका है, उनकी ही याचिका है। मैं उनकी आवाज बनकर सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा था और आगे जब तक जिंदा हूं, इस तरह के असंवैधानिक और गैर मुस्लिम विरोधी कानून आता रहेगा, गैर संवैधानिक कानून बनता रहेगा। मैं एक आवाज बनकर शहर पूरे जिला का और पूरे बिहार का मैं खड़ा रहूंगा। मुसलमानों का एक तबका बोहरा है। पीएम मोदी जो है 18 तारीख को लेकर के पूरे देश में ये संदेश देना चाहे कि मुसलमानों का एक तबका इस कानून से खुश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो प्री प्लानिंग न्यूज आप देखे होंगे, सारे बोहरा जो लोग वहाँ थे सब लोगों का ड्रेस एक, सबकी टोपी एक, या प्री प्लानिंग तरीके से उन लोगों को वहाँ बुलाया गया था कि प्रधानमंत्री से आपको मिलाया जाएगा। ये सब सिर्फ फेक है। और आप सोचिए, मैं बार बार कहता हूँ, बार केंद्र सरकार के द्वारा इस तरह का कानून बनाना कहीं से उचित है? हमको भी, हम इस देश में रहते हैं, इस देश से प्रेम करते हैं, हमारी पूर्वजों की भी कुर्बानियां हैं, लेकिन इस तरह का केंद्र सरकार के इसके नापाक साजिशों के वजह से बार बार हम लोगों को ठेस पहुंचाता। दूसरे और इस देश के किसी लोगों को, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनको कोई फायदा नहीं है इस कानून से। सिर्फ हम लोगों को ठेस पहुंचाकर उनको खुशी देने के लिए और अपने वोटर्स को बनाने के लिए इस तरह का काला कानून लाया जाता है कि हमारे वोट्स बस खुश हो, हम लोग मुस्लिम समाज को परेशानी हो और हम खुश हो, बस यही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या मुसलमान इसका बदला लेंगे अपने वोट के जरिए? देखिए, हम तो अफसोस करते हैं जेडीयू और पीडीपी से, उनसे उम्मीदें थी कि हम लोगों ने अक्सर उनको वोट। आपत्ति जताई है, क्या लगता है भाजपा जो है लोकतंत्र की मंदिर जो कहा जाता है उस पर भी हमला किया गया? एग्जैक्टली 2014 से हमला हो रहा है। आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद वाले मसले पे जो एक जज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्या उनके साथ क्या हुआ आप लोगों को पता है। तो क्या ये लोकतंत्र पे हमला नहीं तो क्या है? मैं आपके माध्यम से, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेनली वफ के लिए बैठा गया है। आज हमारे दरभंगा से रिंकू बाबू को वहाँ पहुँचे, अपनी याचिका दायर की है, वहाँ सुनवाई हुई। आज जो जस्टिस ने सवाल किया है केंद्र सरकार से, क्या केंद्र सरकार के पास जवाब नहीं था उस वक्त? जो कानून बनाया, जिन्होंने कानून बनाकर कोर्ट में कानून बना करके उसको पास करवाया, आज कोर्ट जब सवाल किया तो 7 दिन का टाइम क्यों लिया गया उससे? ये सवाल है, जवाब क्यों नहीं था उसके पास? ये टोटली लोकतंत्र पे हमला है और लोकतंत्र के हमला करते हुए ये एक विशेष समुदाय मुसलमान पर ही हमला है। आप देख लो, आप नजर उठा के देख लो, ये असल इनका सरकार का मामला क्या है कि इनके जो मुद्दे हैं, इनका जो बैकफुट है, इनको छुपाने के लिए एक नया प्रहार कर देते हैं मुसलमानों पे। लोग जो हमारे बिरादरान वतन है, जो उनके वोटर्स है, वो उनको खुश करने के लिए वो क्या करते हैं, मुसलमानों पे हमला किए। सारे मीडिया ये मिलकर के एक चीज पे फोकस करने लगे। और पीछे क्या हो रहा है, देश किधर जा रही है, देश का हालात क्या है, इस पे कोई भी मीडिया आवाज उठा रही है। आज आप जब से भी वफ का कानून लागू हुआ है, मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा, और सारे जो लोग देख रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, मैं उनसे भी ये मेरा सवाल है कि क्या जिस दिन से ये लोग वफ कानून पास हुआ है, किसी भी मीडिया में सिवाय वफ के अलावा किसी दूसरे बात पर चर्चा होती है? नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यही, क्योंकि मुद्दा दे दिया लोगों को, सरकार ने मुद्दा भटक रहा है, सरकार अपना घोटाला कर रहा है। क्या कर रहा है, देश को कर्जदार बना रहा है, इस पर कोई किसी की नजर नहीं जा रही, न मीडिया की नजर जा रही है, न पब्लिक की नजर जा रही है। और मीडिया जो है ना, मेन मीडिया सबसे बड़ी ताकत है एक देश के लिए, कि इस देश में क्या, कौन सी सरकार क्या गलत कर रही है उसको देखने की तरह। सरकार क्या करती है, एक मुद्दा दे दिया, मीडिया उसी को दे रही है। मैं मीडिया आपके माध्यम से सारे मीडिया से भी कहना चाहूंगा कि जो देश के असल मुद्दे हैं उसको भी उजागर करें। ये सरकार क्या कर रही है हमारे देश के लिए, इसको भी उजागर करें। आप रीड करें 2014 से लेकर के अब तक 10-11 साल में क्या किया है सरकार ने, देश कहाँ था 2014 में और कहाँ से कहाँ लाके रख दिया। लोगों को डर लगता है, लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा कर दिया ये सरकार, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, एक दूसरे से बात करने में डरते हैं। मेरा ये कहना है। लोगों ने देखा होगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक वक्फ कानून लाया, जिसमें जो अभी वो एक लाए हैं, एटलीस्ट 40 सेक्शंस उन्होंने ऐसा ऐड किया है जो कंप्लीट अगेंस्ट मुस्लिम है, अगेंस्ट वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब होता है फी सबीलिल्लाह। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी जमीन किसी को वक्फ कर दिया, वो अल्लाह के नाम पर वक्फ हो गया। उसको किसी को हक नहीं है उसको खुर्द-बुर्द करने का, या किसी हुकूमत को भी हक नहीं है कि उस पर अपना दावा पेश करे। ये जो एक्ट लाए हैं
ये उसी को उन्होंने अल्ट्रावायर करने के लिए इस तरह का कानून बनाया है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि वक्फ का जो भी मामला होता है वो इस्लाम के जो दायरे हैं, इस्लाम के जो कानून हैं, उस पर उसको इम्प्लीमेंट होना है, उस पर उसको चलना है। उसमें एक क्लॉज आप लोगों ने देखा होगा, वक्फ बाय यूजर, देखा होगा आप लोगों ने, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ओरल वक्फ को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने एक नया क्लॉज उसमें फर्दर ये ऐड किया कि कम से कम 5 साल से जो मुसलमान डिक्लेयर्ड होगा वो वही वक्फ कर सकता है, जबकि वक्फ का ऐसा कभी कोई कानून नहीं रहा। हम आज हैं, आज हम मुसलमान हुए, आज भी हम वक्फ कर सकते हैं, कहीं पर कोई उसमें रोक नहीं है। एक नया उन्होंने पैदा कर दिया कि 5 साल तक आप मुसलमान रहिएगा, प्रैक्टिकल मुसलमान रहिएगा। ये प्रैक्टिकल मुसलमान का परिभाषा उनके कहीं भी एक्ट में नहीं है। आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है, भाजपा का एक बड़े लीडर सब, यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति जो है उनके जजमेंट का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे उपराष्ट्रपति या भाजपा के जो भी लीडरान हैं, उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी नहीं है। आप सही सवाल पूछ लीजिएगा। एवरी एक्ट जो पास होता है आपके पार्लियामेंट से, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। धनखड़ साहब खुद वकील रह चुके हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी दे सकता है। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि प्रेसिडेंट को और जो है सो गवर्नर को कोर्ट डायरेक्शन नहीं दे सकती है। ऐसा कहीं कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं बात नहीं है कि डायरेक्शन नहीं दे सकती। अच्छा, वक्त की जितने भी 74 वहाँ पे PLI दाखिल हुए हैं, जी मैं आपको बता दूं, वकील जो होता है वो अपने क्लाइंट के मैटर को प्ली करने के लिए होता है। न वो हिंदू होता है, न वो मुसलमान होता है, वो सिंपली एक एडवोकेट होता है। आपने प्रैक्टिकली लोअर कोर्ट में और डिफरेंट कोर्ट्स में देखा होगा कि मुसलमान क्लाइंट है, उसके खिलाफ एक हिंदू वकील लड़ रहा है, हिंदू है उसके फेवर में एक मुसलमान लड़ रहा है। तो वकील सिर्फ वकालत करता है और देखता है कि हमारे क्लाइंट का कहाँ पर हनन हो रहा है, उसको हमको डिफेंड करना है। न वो हिंदू होता है न मुसलमान होता है। परिचय दे दे अपना। ये कहना है कि ये जो काला कानून आया है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वक्फ बिल के खिलाफ एक बिल लाए हैं, जो पूरे देश के अमन पसंद लोगों को, अल्पसंख्यक को, बैकवर्ड को, चाहे वो जो भी देश हित की सोच रखते हों, उन लोगों को ये काला कानून पसंद नहीं है। इस काले कानून के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे प्रधानमंत्री अपने देश के विकास को छुपाने के लिए हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि अगर ये मुस्लिम को टारगेट बना करके हिंदू हितैषी अगर ये हैं, तो इनको इस बात का एक कानून बनाना चाहिए कि मुस्लिम अगर है तो उसको 100 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं तो हिंदू को हम 50 रुपये देंगे, तब हम लोग मानेंगे कि ये हिंदू हितैषी है। जब हिंदू और मुसलमान के लिए सारा कानून एक है, तो ये मुस्लिम को टारगेट बनाना क्यों? और ये इतिहास गवाह है, हमारा ही देश ऐसा है जो किसान बिल आया जिसको वापस लेना पड़ा, NCR आया जिसको वापस लेना पड़ा। तो ये तो दुर्भाग्य हमारे प्रधानमंत्री का कि बगैर सोचे समझे, बगैर आपस में डिस्कस किए हुए, लोकतंत्र पर हमला करते हुए ऐसा कानून बनाते हैं जो उनको मुंह की खानी पड़ती है, और वो खुद अपने बनाए हुए कानून को वापस लेते हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और ये जो वक्फ बिल है, इसके लिए हम लोग अभी तो शुरुआत है, जब तक ये वक्फ बिल वापस नहीं होता है, हम लोग इसको लगातार लड़ते रहेंगे और लड़ करके अपने संघर्ष के बदौलत इस काले कानून बिल को वापस करा करके दम लेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद मुर्तुजा, इंसाफ मंच दरभंगा। जल्दी कोर्ट से आपको देखिए, सबसे पहली बात, हम मुसलमान हो या हिंदू, इस देश के जो भी लोग हैं जो संविधान को मानते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी उम्मीद होती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे पायदान पर है कोर्ट, और इसकी जो भी बातें होगी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ से जो अर्जी दाखिल की गई या याचिका दायर की गई, हमारे नफीसुल्लाह रिंकू साहब लेकर गए, वहाँ एक्सेप्ट किया गया। तो हमें कोर्ट से, यहाँ के जो कानून है उससे हमें
काफ़ी उम्मीद है और हम उसको मानते भी हैं। लेकिन जो काला कानून मुसलमानों पर बारहा लादा जाता है उसके खिलाफ हम तमाम मुसलमान पूरे देश में एहतजाज करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 7 दिन का मोहलत दिया है और उसके पहले जो बातें आई है उससे ये पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी लग रहा है कि ये कानून जो बनाया गया बीजेपी ने सिर्फ अपने मफाद के लिए बनाया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि ये फैसला अच्छा आएगा और मुसलमानों के हक में आएगा, उसमें जो बदलाव है वो ज़रूर होगा।